जिंदगी जितना सादा होगी, ख्याल उतना ही बुलंद होगा। आप हमेशा उस एरिया को टैप करते हैं जो एरिया अनडॉक्यूमेंटेड होता है। आपके पास बैटिंग ऑर्डर को आपको समझ ही नहीं आ रही कि बैटिंग ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए। 17 साल की उम्र में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, राइट। 123 एक्सपर्ट इकट्ठे किए जो काम करते हैं, उनसे हमने ऑनलाइन एकेडमी बनवाई है, उनको हम बेस्ट प्रैक्टिस सिखाते हैं, उनसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज जुमे का बड़ा मुबारक दिन है और आज के दिन हमने आपके साथ बड़ी पॉजिटिव बातें करनी है। कहते हैं कि जी ज़िंदगी जितना सादा होगी, ख्याल उतना ही बुलंद होगा। ये जो हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना, ये इंसान का सुकून तबाह कर देते हैं। हम पता नहीं क्यों कंपैरिजन्स करते रहते हैं, बल्कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखो। लेकिन हमारी एक आदत ये कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है, यानी कि अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहे होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है कि जब कोई एक नेमत कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। थोड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दी है, कायनात के नूर का दूसरा नाम आपकी आंखें हैं, अपनी आंखों का शुक्र अदा करो। इस कायनात में जितनी नेमतें हैं, जितनी रानाइयाँ हैं, आपके वजूद के दम से हैं, तो अपने होने का शुक्र अदा करें। याद रखें कि जिसने शुक्र अदा किया उसने पा लिया। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ बढ़ाने की अनोखी मंतक। सहाफ़ियों के सवाल पर वज़ीर ख़जाना बगलें झाँक कर चले गए। हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ पर आम आदमी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमती इक़दाम किस हद तक दुरुस्त है, तफसील से बात करेंगे। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के लिए अहम तरीन मैच आयरलैंड आज अमरीका को हराएगा, तभी पाकिस्तान सुपर 8 में जा पाएगा। बारिश मैच में आड़े आई तो शायकीन की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अगर मगर के चक्कर में शायकीन घन चक्कर। खून के अतिये का आलमी दिन। पाकिस्तान में 25 से 30 लाख ब्लड यूनिट्स की सालाना ज़रूरत। अगर सिर्फ 1.3% लोग रज़ाकाराना और तसलसल के साथ खून दें तो पाकिस्तान में मरीजों के खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। बेशतर आज़मीन हज को मिना पहुंचा दिया गया। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। ये तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अभी कुछ बजट पर सबसे पहले बात हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने बजट का टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया है। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। तनख्वाहदार तबका भारी टैक्सों से परेशानी का शिकार हो गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन सैयद अनवर काशिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जी अनवर साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो फैसला किया गया है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? देखिए, जब भी किसी एक तत्व को आप टारगेट करते हैं तो वो किसी तरह भी दुरुस्त फैसला नहीं होता। टैक्स को आपको टैक्स का पाई बड़ा करना चाहिए। आपको जो नॉन फाइलर्स हैं उनको नेट पे लाके उनसे टैक्स लेना चाहिए। अब तनख्वाहदार तबके के साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उसकी एक फिक्स आमदनी होती है और उसी पे उसको जो है अपनी जिंदगी का गुजारा करना पड़ता है। वो हुकूमत वक्त की तरह लोन तो ले नहीं सकता, वो हर जगह से जो है वो अपने अखराजात कम कर रहा होता है। और फिर हुकूमत ने जो दूसरी चीज की है वो सेल टैक्स में जो है, जहाँ पे 0 रेटेड थी वहां पे कुछ चीजों पे जो है उन्होंने 18% कर दिया है। वो चीजें हैं जो आम आदमी को खरीदनी होती हैं तो वो भी महंगी हो जाएंगी। तो एक आदमी जो कि पहले ही पिसा हुआ था बोझ तले महंगाई के और टैक्स बर्डन से, उस पर आपने टैक्स लादा उसको ऊपर, और उसके बाद फिर उसको जो चीजें खरीदनी है उसके लिए उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगी कर दी। तो ये डबल जो है एज सॉर्ट हो गई है एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, इसमें अनवर साहब मुझे ये बताएगा कि जो लोग सालाना 6 लाख कमा रहे हैं, यानी कि 50,000 रुपया जिनकी माहाना तनख्वाह है, उनके टैक्स को डबल कर दिया गया है। डू यू थिंक सो कि उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करके हुकूमती ख़जाने को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा? ये ज़रूरी था इकदाम?
देखिए ये जो बात है, टैक्स तो हर एक को देना है। एक्सचेकर में तो 1 रुपया भी जाएगा। पाकिस्तान का एक्सचेकर इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे जो है इस वक्त जो कमी है फंड्स की वो है अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि आपको टैक्स किसको करना है और क्या आपने जो नॉन फाइलर्स हैं उनको नेट में ले आए हैं, उनको टैक्स बेस में ले आए हैं, वो भी एक ऐसा बहुत बड़ा एक एवेन्यू जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। इससे 100 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इसलिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो एक्सचेकर में नहीं आ रहा। सैलरी क्लास वो लोग हैं जो कि सबसे प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। पाकिस्तान के इतने खराब टैक्स निजाम के बावजूद भी उनका टैक्स जो है ना महाना उनका एम्प्लॉयर जो है वो काटता है, एज पर द रेट काटता है और जमा करा देता है टाइमली। तो ऐसे लोगों को आपको फैसिलिटेट करना चाहिए था जो कि आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और अपना जो ड्यू टैक्स है वो ड्यू टाइम पे जमा करा रहे हैं। अच्छा, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि इन्होंने बजाय इसके कि अपने जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आते, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर मजीद बोझ डाल दिया गया कि वो भी कोई टैक्स चोरी का रास्ता तलाश करें, यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इस चीज़ से बचें। तो अभी ये जो सारी सूरत हाल है इसमें तकरीबन 3,41,000 जिसकी सैलरी है उसके टैक्स को भी दुगना कर दिया गया। अगर वो 47,000 सालाना टैक्स दे रहा है तो अब उसको 53,000 के करीब टैक्स पे करना होगा, कोई 8-10 हज़ार टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो हुकूमत की इनिशिएटिव्स हैं नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? किसी भी जी शऊर आदमी को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए कि देखें बात यही है कि आप हमेशा उस एरिया को टैप करते हैं जो एरिया अनडॉक्यूमेंटेड होता है या वो एरिया जो कि प्रोडक्टिव नहीं होता। आपने उस एरिया को पे चेंजेस किए हैं जहां जो ऑलरेडी आपके साथ टैक्स नेट पे है। तो पाकिस्तान के टैक्स निजाम की काउंटर प्रोडक्टिविटी ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में उनको आप स्क्वीज करते हैं और जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, जो आपको डिसीव करते हैं, जिनको आप पकड़ नहीं सकते, वो जो है स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। तो ये चीज तो गवर्नमेंट को अब अगर कोई सीरियसनेस है गवर्नमेंट के लेवल पे, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई सीरियसनेस है तो उसके रिजल्ट 2 से 3 महीने में नजर आने चाहिए। और जैसे ही रिजल्ट आए तो आपको टैक्स जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स रेट में कमी करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपकी नज़र में अभी जो रिसेंटली इकदाम जो कि लिया गया कि सिम्स को ब्लॉक किया गया कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा और उनकी सिम्स ब्लॉक की जाएंगी, लेकिन एक अच्छा खासा नंबर है लोगों का जो कि इनके सिस्टम में मौजूद नहीं है, जो कि टैक्स पेयर नहीं है और किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन उनके हवाले से कोई ऐसा सीरियस स्टेप हमें नज़र नहीं आ रहा जो उठाया जाए और नज़र आए कि भाई हाँ तरजीही बुनियादों पर उनको भी अब शामिल किया जाएगा। इस हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए मुझे जो बजट डॉक्यूमेंट्स में देखने के बाद ये नजर मैं समझ रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक रोड मैप होगा डिजिटलाइजेशन पे, वो रोड मैप मुझे नजर नहीं आया और वो उसकी वजह यही नजर आ रही है कि हैपेसिड वे में चीजें पाकिस्तान में होती रही हैं, एडहॉकिज्म पे चीजें होती रही कि हमारे पास इतने नंबर लोग हैं और इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इनकी सिम ब्लॉक कर दें। मैं इससे एतराज नहीं करता कि किसी ने अगर कंप्लायंस नहीं की है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करें। आप इकदाम करें बिल्कुल, ताकि उसको पता चले कि ये उसने जो है स्टेट का जो है कंप्लायंस नहीं की। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको उन लोगों को भी मैसेज देना चाहिए, उन लोगों को भी किसी तरह आपको इंगेज करके या आपको बाय रिट कायम करके उनको लेके आना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि आप और हम रोज देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। आपको रोडों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, आपको रेस्टोरेंट में लोग नजर आ रहे हैं, आपको शादियां जो होती हैं वो नजर आ रही हैं। तो आपको ये नजर आ रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां से होती है? जब तक किसी का पैसा नहीं होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। आपको बिल्डिंगें बनती हुई नजर आ रही हैं, तो ये सब चीजें टैप करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और वो हुकूमत वक्त किस तरह टैप कर सकती है? वो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, जो कि पाकिस्तान में 75 साल में हम डॉक्यूमेंटेशन करने में नाकाम रहे हैं या हमने। एक आखिरी बात छोटी सी मैं बस पूछना चाहूंगी, मुझे बस ये बता दीजिएगा कि हम हर साल सुनते हैं कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हो गया है, पेंशनर्स की पेंशन में इतने फीसद इजाफा हो गया है, प्राइवेट सेक्टर जो कि अच्छा खासा टैक्स पे करता है उनकी सैलरीज की ना तो आज तक किसी ने कोई बात की है, ना इस पर किसी की कोई मतलब फोकस है। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, इसलिए कि मैंने कल भी ये बात की थी कि आपने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 22% और 25% का इजाफा कर दिया है ग्रेड वाइज। आपको वो लोग जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने उनकी सैलरी के बारे में कोई पॉलिसी वजह नहीं की कि आपने एम्प्लॉयर से कहा होता कि इनको ये मिनिमम सैलरी दी जाए या उनको जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए। और आपने जो है एट द सेम टाइम पेंशन का जो हजम है वो भी बढ़ा दिया है, वो भी अमाउंट बढ़ा दिया है।
मैंने ये बात बजट आने से पहले कही थी कि हमें पेंशन जो है वो फ्री नहीं देनी चाहिए, हमें उस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आप फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाएं, लेकिन पाकिस्तान में जितनी आमदनी है उस पे टैक्स होना चाहिए, वो कोई आमदनी जो है वो टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए। बस वही बात है अनवर साहब के काम तो बहुत सारे हैं जो कि होने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ अनवर साहब मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय हमें। अभी जनाब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के 27वें मैच की। बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को जनाब शिकस्त दी है, 25 रन से शिकस्त दी है। वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए 4 टीम्स तो फाइनल हो गई हैं, जिनमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ मज़ेदार खबर ये है कि अमेरिका का भारत से शिकस्त का मज़ा चखने के बाद पाकिस्तान के लिए सुपर 8 मरहले तक रसाई का फॉर्मूला जो है वो अब थोड़ा सा तब्दील हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि भारत की फतह ने पाकिस्तान की मदद की है और भारत की अमेरिका के खिलाफ जीत के साथ ही पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करने से एक रुकावट दूर हो जाएगी। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अवैस। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के इम्कानात कितने आपको दिखाई दे रहे हैं कि जा पाएगा ये? अगर तो बारिश हो गई तो भी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। और जुमे के दिन सब दुआई करें कि बारिश ना हो। वैसे फ्लोरिडा के अंदर इस वक्त अपडेट यही थी कि आपको पता है सैलाबी सूरत हाल थी वहां पर, जितनी शदीद बारिश लगी हुई है, लेकिन बारिश थम चुकी हुई है। और शायद वो कुदरत का निजाम कहीं ना कहीं रोल प्ले कर ले और सबकी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा एक एक्शन पैक आपको नजर आए। पाकिस्तान ने देखें, वही चीज़ है कि हमेशा इस वर्ल्ड कप्स के अंदर होता है कि हम लोग इफ्स एंड बट्स पे होते हैं, या बारिश पे हम बैठे होते हैं, या कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम जो सी है वो हार जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो शायद हम डिजर्व भी नहीं करते कि सुपर 8 में जाएं। अच्छी बात है, थोड़ा सा बारिश रुकी है इस वक्त, सिनेरियो आपको पता है, लेकिन सब क्लियर है। क्यों अवैस मुझे ये लग रहा है कि आयरलैंड अमेरिका को नहीं हरा पाएगा। देखिए टफ कॉल है। यूएसए ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अगर आप पूरे ओवरऑल उसकी बात करें तो यूएसए ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, जो हम चाहते हैं। जब इंटेंट की बात होती है आपको नजर आया उनके अंदर। आप बात करें यूएसए वर्सेस आयरलैंड, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आयरलैंड ने शिकस्त देनी है यूएसए को और पाकिस्तान ने शिकस्त देनी है आयरलैंड को। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर आपको पता है कि आयरलैंड पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो लिटरली ये बात आप वाली ठीक है, मुझे खुद कभी भी परेशानी लगती है कि क्या हम आयरलैंड को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जो आपका बैटिंग वाला जो मसला है, बॉलर्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी बैट्समैन की बात करें, बैटिंग ऑर्डर समझ में ही नहीं अभी तक आपको आ रहा कि किसको किस पोजीशन पे खिलाएं। मैंने पिछले मैच में देखा, मैं कोई उसके हक में बात नहीं कर रहा, उस्मान खान को आपने तीसरे पे खिलाया, इंडिया के खिलाफ कनाडा के खिलाफ मैच में उठा के आपने 5वें नंबर पे भेज दिया। आपके पास बैटिंग ऑर्डर को आपको समझ ही नहीं आ रही कि बैटिंग ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए। आपके पास बैट्समैन ऐसे मौजूद तो हैं कोई नहीं। आपको पता है कि इस दफा ना इस टूर्नामेंट में बजाय ये फीलिंग आने के कि अगर हम जीत गए तो ये होगा, ये नहीं आ रही। अगर हम हार गए तो क्या होगा, ये सोच ज्यादा आ रही है। तो जाहिर है मतलब हार गए मींस के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो अभी जो रिसेंट आपने बयान भी सुना होगा मोहसिन नकवी साहब का कि छोटी सर्जरियां करके देख लिया, बड़ी सर्जरी करने का वक्त आ गया है। और बहुत सारे हमारे लेजेंड्स जो कि ये कह रहे हैं कि ऑल आउट अब नए टैलेंट को बुलाना पड़ेगा और इनको घर बिठाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए टैलेंट आपका आता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। जब आप लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हो, T20 मुझे पता है हमारे अनफॉर्चुनेट यहाँ एक अलमी है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो लड़के पाकिस्तान टीम में आते हैं वो T20 ठीक है, T20 बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, T20 की बुनियाद पे आप लेके आते हो। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। पाकिस्तान टीम को अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया की इस वक्त टीम के साथ जो एक ग्रुप के अंदर मौजूद है, उनके ज्यादातर लड़कों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 80, 90, 100 के करीब रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम होती है। हमारे लड़कों को उठा के देख लें, कितनों का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कहता है 80, 90 या 100 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हो। नहीं खेले। आपके जो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं लड़के, वो नहीं खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नहीं लंबी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते। लंबी फॉर्मेट क्रिकेट का फायदा क्या होता है, वहां पर आपको एक तो विकेट्स लेना आता है, आपको पता होता है कि मैंने किस किस्म की बॉल वेरिएशंस करनी है। बैटिंग की अगर बात करूं तो आपको पता है आपके अंदर इंस्टेबिलिटी आती है कि यार मैंने इनिंग्स को कैसे ग्राफ्ट करना है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक ये भी अलमी है कि आपने जैसे हारिस नाम का एक प्लेयर था, मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ, आपका वो टॉप 30 के अंदर आता है, टॉप अपना एवरेज प्लेयर्स के अंदर, जो कि स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं, आपने उसको टीम से ड्रॉप किया, 130 या 140 के करीब उसका स्ट्राइक रेट था, आपने टीम से उसको ड्रॉप किया। आप फिर आने वाले बैट्समैन को क्या बता रहे हो कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट है, या हम स्ट्राइक रेट अच्छी बेहतर वाले बैट्समैन को हम T20 के अंदर लाना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ही पासा पलट दिया। लड़कों ने परफॉर्म किया। PSL के अंदर ओपनर्स की बात करूं, अब्दुल्ला शफीक आपके पास थे, उसने अच्छा परफॉर्म किया। साहिबजादा फरहान थे, उसने अच्छा परफॉर्म किया। वो टीम के अंदर नहीं जगह बना सकते।
साइम अयूब की बात करूं, साइम को इतने चांसेस पाकिस्तान टीम ने दिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, जो कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आपके मिडल ऑर्डर की बात करें, आपका मिडल ऑर्डर इंस्टेबिलिटी है। उस्मान खान जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ खेले हैं, सीरियसली मुझे लग रहा था कि शायद एक टेप बॉल का प्लेयर सामने खेल रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रही कि मैंने बॉलर की जो अपना मैं आपको बता रही हूँ वैसे इस टूर्नामेंट में भी थ्रू आउट यही लगा है कि इनको समझ नहीं आ रही कि शॉट्स खेलने कैसे हैं, उल्टे सीधे शॉट्स खेल रहे हैं, पूरा फोकस बस ये है कि जी हिट करना है, ये नहीं देख रहे हैं कि बॉल कैसी है, उसको समझ के फिर से खेलें, बस मारना है। ये कुछ इनकी स्ट्रेटेजी नजर आई है जो कि बड़ी बेकार थी। देखिए मैंने कहा ना कि जिस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि जब आपके ऊपर प्रेशर सिचुएशन हो, ये सारा का सारा कसूरवार पाकिस्तान की टीम के साथ साथ मैनेजमेंट भी है। आपने यूएस से जाके तैयारी करनी थी वर्ल्ड कप की, आपने तैयारी की इंग्लैंड में, जहां पर इनकी कंडीशंस और इनकी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। इंग्लैंड के अंदर अगर बात करूं तो आपको पता है कि इंग्लैंड में भी बारिशों ने आपकी जान नहीं छोड़ी, वहां पर आपके ज्यादातर मैचेस वॉश आउट हुए, जहां पर शायद आपकी कुछ ना कुछ तैयारी हो सकती। जब आप यूएसए के अंदर आते हो, उससे पहले अगर इसी ग्रुप की मैं बात करूं, इस ग्रुप के जितनी भी टीम्स हैं उन्होंने 3-3, 4-4 मैचेस खेल चुके हुए थे। प्रैक्टिस मैचेस की बात करूं, 2 कम से कम खेल चुके हुए थे, उनके पास ज्यादा एज यहाँ पर मौजूद था। आपने ज्यादा फोकस किया इंग्लैंड के ऊपर, आपने फोकस किया आयरलैंड जाके हम सीरीज खेल लें। जो थिंक टैंक बैठा हुआ था, जो इंटरनेशनल फिक्चर्स बनाता है, क्या उसके ज़हन में ये बात नहीं थी कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है और यूएसए के अंदर जाके जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक बहुत बड़ा एक मिसअप यहाँ पर हुआ है जो कि मैं कहता हूँ अकाउंटेबल होना चाहिए। चाहे वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन होता है या जो भी मामला है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन एक नया दिन है, फिर वही है, ठीक है जो मामला हो, अल्लाह करे कि बारिश ना हो, बारिश थमे, आपको रिजल्ट यहाँ पर ओरिएंटेड नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान टीम का इस टूर्नामेंट के अंदर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। जब आप बड़े टीम्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है, और पाकिस्तान आपको पता है पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस रही हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा मैनेजमेंट की बात आप करें। मैनेजमेंट में भी आपको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है? सिलेक्शन कमेटी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उस पर आपकी राय क्या है? देखिए मैनेजमेंट के अंदर तो आपको मसला सारा पता है क्या होता है। मसला ये है कि खाली एक वर्ल्ड कप नहीं, आप 5-6 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 3-4 वर्ल्ड कप चले उठा के आप देख लें, एक ही बात आती है जब मैनेजमेंट के ऊपर कोई मामला आता है ना, तो वो टीम के ऊपर डाल देते हैं टीम में ग्रुप ही है, टीम में जी ग्रुपिंग है। यार मैनेजमेंट अकाउंटेबल क्यों नहीं होती? आप देखें ना, सिलेक्शन कमेटी की मैं बात करूं, सिलेक्शन कमेटी से पहले अकाउंटेबल वो मैनेजमेंट है सिलेक्शन कमेटी की जिसको पता होना चाहिए कि मेरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉप परफॉर्मर कौन सा है, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जो स्कोर कर रहा है या विकेट्स ले रहा है। क्या उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आता इस चीज का? इतने लड़के आपके पास T20 या आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। कामरान गुलाम सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास है, हाईएस्ट रन स्कोरर है, डोमेस्टिक का रहा है, वो कहां पर है नहीं नजर आता। आपने एक टूर लगवाया, आपने एक ठप्पा लगवाया पाकिस्तान का, आपने कहा अल्लाह हाफिज़ नासिर अपना वापस आना। यार ये चीजें खत्म होनी पड़ेंगी। आप PSL की बुनियाद पे आप एक इंटरनेशनल कैप नहीं किसी को दे सकते, जैसे उस्मान खान वाला मामला हुआ है। मैं उस हक में था कि उस्मान खान को दो, उसने कुर्बानी दी है, ठीक है मामला, लेकिन वो फ्लॉ को इंटरनेशनल में नजर आ रहा है। वही बात है ना कि गैरी टाइप कोचेस बुलाते हैं, उनको बाहर से गोरे हायर करते हैं, उनके डॉलर्स में सैलरीज पे करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस जीरो होती है। ये ओवरऑल इनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ बिगाड़ है, उसको ठीक करना है। पॉलिटिक्स अलग टीम में चलती है, लॉबिंग ग्रुपिंग ये सभी को पता है कि दोस्तियां भी निभाई जा रही होती हैं। नहीं आओ लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जाहिर है अब इस मैच के बाद तो फिर सीरियसली कुछ स्टेप्स लेना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है। जनाब बेस्ट विशेस हैं टीम के लिए, अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे और रहे वर्ल्ड कप में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और आज का दिन बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज 14 जून है और दुनिया भर में खून अतिया का दिन मनाया जा रहा है। किसी डूबते को देखकर बचाने का ही ख्याल आएगा। वैसे ही अगर कोई मरीज अस्पताल में खून की कमी का शिकार है तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि आगे बढ़कर उसकी मदद करें, खून का अतिया करके उसकी जान बचाने में अपना किरदार अदा करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में बुलूगत की उम्र में दाखिल 29% लड़कियाँ, 33% शादीशुदा लेकिन गैर हामला खवातीन, जबकि 38% हामला खवातीन खून की कमी का शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 25 से 30 लाख ब्लड यूनिट्स की सालाना जरूरत होती है। अगर सिर्फ 1.3% लोग रज़ाकाराना तौर पर और तसलसल के साथ खून दें तो पाकिस्तान में मरीजों के खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट और सरकारी सतह पर अच्छी स्क्रीनिंग,
मेयारी सामान, तरबियत याफ्ता अमला, ये भी इसकी अहम ज़रूरत है। अगर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर देर हो जाएगी, ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस पर हम हर 14 जून को बात करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो वॉलंटियरली अपना जो ब्लड है वो डोनेट करें ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। इस वक्त इंडस अस्पताल से डॉक्टर शबनीज़ मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि हेड कर रही हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिपार्टमेंट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज के दिन को मनाने का मकसद तो मैंने बता दिया है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। बिल्कुल। ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं, फैक्ट्स क्या हैं, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आप अगर देखेंगे कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जितनी भी फैमिलीज़ होती है उनको कभी ना कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो उनका अपना कोई रिश्तेदार हो या वो खुद ही क्यों ना हो। जब खून की तलाश करने जाते हैं तो फिर उनको ब्लड डोनर ढूंढने पड़ते हैं, ब्लड डोनर के पीछे भागते हैं तो ब्लड डोनर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। अगर ब्लड डोनर मिल भी जाता है तो वो खून उसी वक्त अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए भी आपको 4 से 5 घंटे चाहिए। यानी 4 से 5 घंटे आपका मरीज़ बैठा हुआ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है लेकिन ब्लड फराहम नहीं हुआ, क्योंकि वो डोनर अभी आया है ब्लड सेंटर में, वो डोनेट करेगा, खून की टेस्टिंग होगी, सेपरेट होगा, अब उसको कंपोनेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें जितना टाइम लगता है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें जब ब्लड चाहिए होगा तभी हम डोनर को तलाश करेंगे या तभी डोनर आगे बढ़ें और खून दें, ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना, हम कहते हैं रज़ाकाराना खून दें। इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% जितनी भी हमारी यूथ है यानी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि ब्लड दे सकते हैं, उनमें से अगर 30% भी अगर ब्लड देने का तहिया कर लें तो हमें कभी भी खून की कमी नहीं होगी। हमारे ब्लड सेंटर्स में, ब्लड बैंक्स में खून हमेशा मौजूद होगा, अवेलेबल होगा। उस वक्त अगर आप कोई रिप्लेसमेंट डोनर ढूंढेंगे तो वो एक्सचेंज बेसिस पे ब्लड मिल जाता है। सही। मुझे ये बताएगा कि लोग हेजिटेट क्यों करते हैं? लोग हेजिटेट इसलिए कर, बहुत सारी वजह होती हैं। एक तो ये कि खौफ होता है कि हमारा ब्लड निकल जाएगा तो हमें चक्कर आ जाए, एग्जैक्टली बेहोशी। तो सबसे पहला रीज़न होता है बेहोशी। और दूसरा ये कि हमारे जो बहुत ही यंग 17 साल की उम्र में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, राइट, विद पेरेंटल कंसेंट। अगर माँ बाप अग्री करें तो बच्चा खून दे सकता है 17 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में उसको माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से खून देता है। 17 साल में जो आपकी वो होती है ना एनर्जी, उस वक्त अगर माँ बाप सपोर्ट कर लें, ये बात समझ जाए कि आपका बच्चा हेल्दी रहेगा अगर वो रेगुलरली ब्लड डोनर बन जाए फॉर एवर, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का आता है कि डरना नहीं है कि आपका बच्चा बेहोश होगा। आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपनी फ्लूइड इंटेक यानी पानी खूब पी के आना है, नाश्ता ज़रूर करना है, उसके बाद आप ब्लड डोनेशन के लिए रेडी हैं, आप दे सकते हैं। सिर्फ आपकी न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड आपका सही होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपको कोई कभी हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी, वैसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं। हम तो 47 क्वेश्चंस करते हैं 40 से भी ऊपर, कि बहुत सारी हिस्ट्री होती है। ट्रैवल हिस्ट्री हम ले रहे होते हैं, एक्सपोजर की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। एक्सपोजर में ये सारा हेपेटाइटिस, HIV, उसकी सारी एक्सपोजर की हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, दवाइयों की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। लेकिन आप देखें ना, 17 साल की उम्र में अगर कोई ब्लड डोनर बन रहा है तो उसमें 99% चांस है कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो हेल्दी है। वहाँ से अगर वो ब्लड डोनेशन स्टार्ट करता है, 80% चांस ये है कि उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने जो ब्लड दिया है ना, उसकी बॉडी, इसका जिस्म नया खून बना रहा है, तो बीमारियां भी उसको बहुत कम चांस होता है कि उसको हो। बिल्कुल, ये हेल्दी है और ये बॉडी का सदका भी होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं। और कहते हैं कि बड़ी ज़ाहिर है इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग हेजिटेट फील करते, पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्लड दोगे तो बेहोश हो जाओगे, वहीं गिर जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं आऊँगी स्क्रीनिंग पे। जी, स्क्रीनिंग का अमल हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह का है, आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मैंने अपनी जवानी में ब्लड लगवाया था तो मुझे अब हेपेटाइटिस हो गया है, वो भी C। जी, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो है ना, हम जो ब्लड की टेस्टिंग कर रहे होते हैं इस मुल्क में, वो हम किट्स पर कर रहे होते हैं, रैपिड टेस्टिंग कर रहे होते हैं। हमें रैपिड टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें CMIA की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो कि आप ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, उसमें आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, फिर आप 2 और जरासीम देख रहे होते हैं, मलेरिया और सिफिलिस। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई थिंक इसमें सबसे बड़ी वजह वही है, जो जड़ है इसकी, रूट कॉज है, जो कि जब ब्लड अवेलेबल ही नहीं होगा
कि उसको आराम से इत्मीनान से स्क्रीनिंग करके चेक करके जनाब ब्लड बैंक में सिक्योर कर दिया जाए कि पड़ा हुआ है। जब हाथ के हाथ काम होगा कि यहाँ से निकलेगा वहाँ पे लगेगा तो फिर वो किट पे ही होगा ना। एग्जैक्टली क्योंकि ब्लड ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमें ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। ये हम बहुत सुनते हैं कि हमें ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। बात ताज़े की नहीं है, खून कभी भी ताज़ा नहीं मिलता। खून आपको सेफ चाहिए कि वो सही टेम्परेचर पर प्रोसेस हो, प्रॉपरली स्क्रीन हो और फिर वो जाके मरीज को लगे। दूसरा एक चीज़ जो मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ, हम क्यों रज़ाकाराना खून की तरफ जाते हैं, हम एक्सचेंज डोनर या रिप्लेसमेंट डोनर की बात नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि हमने यही देखा है कि जो एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट डोनर्स भी है ना, उनमें हेपेटाइटिस बी सी HIV का जो मिकदार है ना वो ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा होती है कंपेयर टू वॉलंटरी डोनेशन, रज़ाकाराना खून, जिसमें यूजुअली दे आर फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस, उनको बीमारियां इतनी नहीं होती। हम जितनी भी अच्छी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज़ कर लें, हमारा जैसे कि अगर मुझे आज एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस बी या सी से, अगले 14 दिन तक मैं जितनी भी मेथोडोलॉजी यूज़ कर लूँगी टेस्टिंग की, वो जो 14 दिन है अगर मैंने उसमें ब्लड दे दिया तो आप नहीं डिटेक्ट कर सकेंगे कि वो हेपेटाइटिस बी है या सी है, और वो ब्लड में होगा और मरीज़ को लग भी चुका होगा। इस वजह से ये भी ज़रूरी है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना डोनर्स से, उसमें हम 40% डोनर्स को डेफर कर चुके होते हैं, 20 से 30 बल्कि परसेंट, कि आपको कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री हुई है तो प्लीज़ आप ब्लड नहीं दे सकते। वो रीज़न क्या होता है, हमें पता है कि वो जो विंडो पीरियड है, जो वो 14 दिन का गैप है, उसमें हम ये बता ही नहीं सकते कि उस डोनर को एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए उस वक्त भी जब ब्लड लगा होगा, टेस्टिंग नेगेटिव आई होगी, लेकिन कुछ सालों बाद हेपेटाइटिस सी, एग्जैक्टली, सवाल बहुत ज़रूरी है। वो सवाल नहीं पूछना चाहते क्योंकि डोनर भी जल्दी में होता है कि वो कहता है बस आप ब्लड ले लो, मुझसे सवाल नहीं पूछो। वो सवाल ज़रूरी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अगर से सपोज आई वांट टू डोनेट माय ब्लड, तो मुझे उसमें नंबर 1 तो मुझे स्मोकर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है? बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत सारे स्मोकर्स को देखा ब्लड डोनेट करते हैं। आई डोंट नो कि इसमें वेल स्मोकर का इतना नहीं है, सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो, एस्थमा और ये सारी चीज़ें ना हो। इसके अलावा कैंसर की हिस्ट्री ना हो, हेपेटाइटिस बी सी HIV उसकी कोई हिस्ट्री ना हो, जॉन्डिस ना हो, मलेरिया की हिस्ट्री ना हो। उसके अलग अलग डेफरल पीरियड्स हैं कि इसका 3 साल का डेफरल पीरियड है, इसका 1 साल का डेफरल पीरियड है। तो वो सारा एक्सपोजर के बेसिस पे हम डोनर को बता देते हैं कि आपकी हिस्ट्री में ये है तो आप इतने टाइम तक ब्लड डोनेशन के लिए दोबारा नहीं आ सकते। कुछ डोनेशंस होती हैं जो कि परमानेंटली, जैसे HIV अगर हुआ है किसी को तो उसमें हम परमानेंटली कह देते हैं कि आप डेफर्ड हैं, आप कभी भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो ये सारा बीमारी पर डिपेंड करता है, इवन दवाइयों पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिन पेशेंट्स को मेरा ख्याल है होती है वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ही ब्लड चाहिए, और यूजुअली मैं ये नहीं कह रही कि उनको ही चाहिए, नहीं, मतलब जाहिर है उनको तो चढ़ना है ना डेली बेसिस पे। तो उनको डेली बेसिस पे नहीं, उनको हर 2 हफ्ते में चढ़ना है, उनकी ज़रूरत है। उसके अलावा थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, क्योंकि आप लाल खून तो थैलेसीमिया को लगाते हैं, आप जो सफ़ेद खून है वो हीमोफीलिया को दे रहे होते हैं, जो ब्लीड कर, जो उनको खून बहने की बीमारी है। तो 2 चीज़ें, आपके 2 पेशेंट्स का तबका है जिनको ब्लड रेगुलरली चाहिए होता है। उसके अलावा आपके बच्चों का कैंसर, आपको पता है हमारे पास हर साल 800 मरीज़ नए आते हैं बच्चों के कैंसर्स के साथ, और ये ट्रीटेबल है। 85% चांस है कि वो बच्चा बच जाएगा, और वो तब बचेगा। और वो कैंसर किसी भी तरह का होता है? किसी भी तरह का, यूजुअली ब्लड कैंसर्स होते हैं, सारे के सारे। तो ये जेनेटिकली कुछ, ये जेनेटिकली कोई ना कोई म्यूटेशन होती है, कोई हिट होती है जेनेटिकली। एग्जैक्टली आप जो कहते हैं ना, जब आपके अल्फाज में जेनेटिकली, लेकिन कहने की बात यह है कि ये 85% बच्चे जो बच सकते हैं बच्चों के कैंसर में, जो कहते हैं घर घर की कहानी है ये, उसमें अगर ब्लड ना अवेलेबल हुआ ब्लड सेंटर में, इनको कीमोथेरेपी नहीं मिलेगी, यानी दवाई, कैंसर की दवाई। अगर कैंसर की दवाई नहीं मिलेगी वो कैंसर वापस आ जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड बैंक में, ब्लड सेंटर में ब्लड अवेलेबल हो, ताकि जब वो बच्चा कीमो के लिए आए उसको टाइम पर हम कीमो दे सकें। क्योंकि आप जब दवाइयाँ देते हैं तो ब्लड काउंट बैठ जाता है, उस वक्त ब्लड चाहिए होता है। एंड दे आर ऑल, ये सब बच सकते हैं बच्चे। तो एक ये मेजर चंक है। गायनोकोलॉजी ऑब्स, खवातीन जो हमल के साथ आती हैं, आपने देखा होगा सारी की सारी मेजॉरिटी उनका खून कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी। उनको क्या होता है कि वो शुरू से एंटीनेटल चेकअप पे नहीं आती तो पहले डिटेक्ट नहीं होता, बाद में आती हैं। जब डिलीवरी के टाइम पे आती तो होता है ब्लड अवेलेबल नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अवेलेबल, अभी रिप्लेसमेंट, अभी डोनर ढूंढने का टाइम नहीं है, अभी ब्लड चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट के अवेलेबिलिटी। अच्छा, कभी कभी तो पता नहीं क्यों लोग, ये भी एक उनके ज़हन में मिसकंसेप्शन है कि भी हॉस्पिटल्स जो है ना वो बड़े जालिम होते हैं,
और वो तो कहते पहले खानदान वालों में से बुलाएं, आप इतनी बॉटल्स देंगे तो आपको इतनी बॉटल्स मिलेंगी। तो उस वक्त समटाइम नहीं अवेलेबल होता कोई, तो वो ब्लड नहीं देते, जब तक आप डोनर नहीं लाएंगे ब्लड नहीं मिलेगा। ये भी जी वो इसीलिए ना, क्योंकि हमारे पास रज़ाकाराना खून नहीं है। उनके ब्लड सेंटर्स हमारे यहाँ पर ड्राइव्स होती है, इंडस में एक्चुअली हम ड्राइव्स कर रहे होते हैं, वॉलंटरी डोनर मोबिलाइजेशन ड्राइव्स होती है कि हमारे पास अवेलेबल रहे। तो हम कहते हैं कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जिसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ता है, हम वो भी कोशिश करते हैं कि वो वॉलंटरी हो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के चांसेस कम होते हैं वॉलंटरी में। लेकिन अगर वो ब्लड बैंक्स, वो ब्लड सेंटर्स, अभी कॉन्सेप्ट नहीं है ना नेशन वाइड, कंट्री में भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि वॉलंटरी ब्लड दिया जाए। जब उनके पास नहीं होगा तो वो आप जितनी डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की है, अगर 2 बोतल खून चाहिए तो 2 डोनर लाओ तो आपको मिलेगा, और तो भी तब नहीं मिलेगा, 6 घंटे बाद मिलेगा। सही। चले जी, अल्लाह करे कि लोग इस चीज़ को समझें कि वॉलंटियरली कि रज़ा कराना तौर पर आपने ब्लड डोनेट करना है, और अगर आप हेल्दी हैं तो ये आपकी बॉडी का सदका है, आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी इससे। इसी मैसेज के साथ मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। ईद कुर्बान की आमद है, आपको पता है हज भी है, और सिर्फ अब ईद कुर्बान में 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो गली महलों में कुर्बानी के जानवरों ने रौनकें बढ़ा दी हैं, और मवेशी मंडियों में भी आखिरी अयाम में रश बढ़ गया है, जहाँ हर किसी को जल्द अज जल्द मनपसंद जानवर की तलाश है। मुल्तान भी चलते हैं, जहाँ पर बकरा मंडी में हीरा नामी बकरा जिसकी बड़ी धूम मची हुई है, मालिक ने 5.5 लाख रुपए मांग लिए हैं। ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी ताहिर। अभी बिल्कुल मुल्तान की मंडी में मौजूद हैं। फातिमा जिन्ना टाउन में ये मंडी लगाई गई है और शहरियों को तलाश है अपने अपने लिए ईद के लिए जानवरों की। इसके साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा भारी भरकम बकरा मौजूद है और मालिक भी उसका साथ मौजूद है। इस बकरे की जो नस्ल है वो क्या है और इसने इसको किस तरह तैयार किया है ये अभी सीसी जानते हैं। वजन किस तरह तैयार किया और ये माशाल्लाह इतना बड़ा बकरा है, इसका क्या नाम वगैरह है? इसका नाम है हीरा। अच्छा, इसको दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन होगा 5.5 मन। अच्छा, और क्या डिमांड की है इसकी? 5.5 लाख। और यहाँ जो गाहक अभी तो मंडी में नजर नहीं आ रहा और आ रहे हैं तो क्या रेट लगा रहे हैं इसका? लगा रहे हैं 4 लाख 4.5 लाख। अच्छा, तो आपने कितने का देना है? मैं 5.5 लाख का देना। गाहक है नहीं या महंगाई ज्यादा, क्या मसला है? अभी तो नहीं है गाहक, कोई आता है बस 4.5 लाख लगाता है। 4 लाख। गर्मी ज्यादा है? गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा। शाम को लगेगा खाते। तो ये जी बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो व्यापारी हैं वो आए हुए हैं मंडी में अपने अपने बकरे लेके। ये भारी भरकम बकरा है और उनका ये अभी तक कहना है कि गाहक ना होने के बराबर है, कम रेट लग रहा है, इस रेट पर नहीं बेचूंगा, इसको 5.5 लाख का ही बेचूंगा। चले जी, ये तो अभी उन्होंने कम बताया है, वरना तुम और दूध से ज्यादा लोग देसी घी और पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, फिर ऐसी भारी कीमतें उनकी बकरों की होती हैं। खैर ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब झंग चलते हैं जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। यहाँ पर झंग के सहराई जहाज ऊँटों की धूम मची हुई है। 12 मन वजनी, 8 फीट उनका कद है। और इन ऊँटों के बारे में बताएंगे अरसलान शौकत, तो उन्हीं के पास चलते हैं। जी अरसलान। आज बिल्कुल झंग की मवेशी मंडी में सहराई ऊँटों की जो है मांग में खासा जो है इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि इस साल महंगाई की शरह में खासा, इसलिए लोग इज्तिमाई कुर्बानी करने को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर जो है ऊँट की खरीदारी जो है वो जारी है। 1 साल भर आपने जो है इसको पाला, कितनी डिमांड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इसका 8 लाख मांग रहे हैं डिमांड, और सारा साल हम इनसे बहुत मेहनत करते हैं। हम इनको डाला, घी, दूध, चने सब कुछ खिलाते हैं और इनसे कोई काम नहीं लेते। हम साल भर हम इनका मेहनत करते हैं और उसके बाद हम यहाँ इस मंडी में आए अपने ऊँट बेचने के लिए, और हमें आज हम पहुँचे हैं। ये हम बखर से लेकर आए। 7 फुट लंबा जो है इसका कद बताया जा रहा है, जिसे जो है वो खासे नाज रखनों के बाइस जो है वो पाला गया है। तो इस वक्त अगर यहाँ पर सूरत हाल की हवाले से बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो मवेशी मंडी इंतजामिया उनकी जानब से किसी तौर पर भी जो है वो यहाँ ना तो पीने के पानी का इंतजाम किया गया, ना ही चारे का। तो यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं वो खासे शिकवा भी हमें करते दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया है। अब व्यापारी के शिकवे शिकायतें अपनी जगह पर हैं, खरीदने वालों के अपनी जगह पर है, ये सब चलता रहता है। हर ईद पर ऐसा ही होता है। आज लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते
मिना की जानिब रवां हैं और बड़ी तादाद में मिना पहुंच भी गए हैं। आज की रात मिना में क़याम की रात होगी और फर्जंदान तौहीद रात भर गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर मनाजात करेंगे। हज के मनासिक का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सऊदीया से इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं और इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पर ज्वाइन किया है। तो पहले मैं आपसे मुफ्ती साहब बात करूंगी, क्योंकि हज की हम बात कर रहे हैं तो इसकी फजीलत, इसकी अहमियत, उस पर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि फ़रीज़ा कितना अहम है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज जो है एक इरादे का नाम है, ज़ियारत का नाम है। इब्न मंजूर ने लिसान अरब की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 52 पे लिखा कि हज का लुग़वी माना होता है इरादा करना, और अय्याम मखसूसा में अल्लाह की रज़ा के लिए सफ़र करना, इसको कहते हैं इसराही माना। और कुरान करीम की सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर 97 में है कि फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम व मन दाखलहु काना आमिना, कि ये इसमें बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं। इसमें मकाम इब्राहीम भी है और इस शहर के अंदर जो बंदा दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है। और कुरान करीम के दूसरे मकाम का रुख करते हैं, पारा नंबर 17 है, इसकी सूरतुल हज है, सूरत नंबर 22 है, आयत नंबर 27 के अंदर है कि वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्जि यातूका रिजाला व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक, कि आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि लोगों हज की तरफ आओ। ये ऐलान जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था जब आपने बावाज़ बुलंद एक सदा लगाई थी। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जिन जिन अरवाहों ने, जिन जिन लोगों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जवाब दिया था, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह की सआदत को लिख दिया। अब आगे उलमा ने लिखा कि किसी ने 1 मरतबा जवाब दिया, किसी ने 2 मरतबा, किसी ने 10 मरतबा। इस तरह के भी लोग होते हैं ना, फ़ास्ताबिकुल खैरात नेकियों में आगे बढ़ने वाले। तो जिस किसी ने जितनी बार जवाब दिया, अल्लाह ने उतनी ही मरतबा उसके मुक़द्दर में हज बैतुल्लाह लिख दिया। और सूरह बकरा जो कि कुरान करीम की दूसरी सूरत है, इसके आयत नंबर 196 और 197 के अंदर है कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, और दूसरी जगह पर है वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि लोगों हज और उम्रा पूरा करो। अब ये कुरान करीम से मैंने बात अर्ज़ कर दी। अब मैं आपको हज का असल मकसद और मफ़हूम और इसका फ़लसफ़ा बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। आपने फरमाया कि हज खाली आने जाने का नाम या चक्कर लगाने का नाम नहीं है, या लोगों को दिखाने का नाम नहीं है। आप बुखारी शरीफ किताब का नाम है, सियासत की सबसे अहम तरीन किताब है। इसके अंदर एक बाब है जिसका नाम है बाबुल अबवाबुल उमरा, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 645 और इंटरनेशनल हवाला हदीस नंबर है 1723। और यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 983 हदीस नंबर है 1350। और इसके अलावा यही हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसकी जिल्द 2 सफ़ा 410 और इंटरनेशनल वाला हदीस नंबर है 9300। और अगर इसी हदीस को निसाई शरीफ में देखना चाहें तो अब्वाब है मनासिक हज, इसकी जिल्द 5 सफ़ा 114 हदीस नंबर है 2627। और इब्ने माजा की हदीस नंबर है 2899। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़लसफ़ा दिया, एक फ़िक्र दी, एक नज़रिया दिया कि जब आप हज करें तो आपका इरादा क्या होना चाहिए। फरमाया कि मन हज्जा हादल बैता फलम यरफुस वलम यफसुक राजा कयौमी वालदा तो उम्मुहु। फरमाया कि जो बंदा बेहयाई से, फिस्क फजूर से, गुनाहों से, रियाकारियों से, इन सारी गलत चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए हज बैतुल्लाह करके आता है, फरमाया अल्लाह उसको इस तरह गुनाहों से पाक कर देता है जैसा कि आज ही उसकी वालदा ने उसको जन्म दिया हो। ये इसमें शर्त ये लम या रफुस। अच्छा, मैं ये चाहूँगी यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐड भी कीजिएगा कि हम बहुत सारे ऐसे, ज़ाहिर है इंसान तो ख़ता का पुतला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि जी ये तौल पहले करेंगे कम, उसके बाद फौरी से नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, जी नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। तो हमारी फितरतन पता नहीं क्यों ये आदत बन गई कि हमारे लिए छोटी मोटी गलतियाँ, कि छोटा मोटा झूठ बोलना कोई गुनाह ही नहीं है, हम आम रूटीन में बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बड़े गुनाह भी करते हैं फिर हज करने चले जाते हैं। देखें, मैं इस हदीस ने आके जवाब दिया। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि गुनाह को अदना गुनाह समझकर गुनाह करना ये गुनाह दर गुनाह है, यानी कि गुनाह को गुनाह न समझना या उसको अदना समझना, ठीक है जी ये छोटी मोटी गलती है, छोटी मोटी गलती को छोटी गलती समझकर गलती करना, ये 2 गुनाह हैं। और इसी तरह इस बात पर उम्मीद रखना कि जी मैं जो मर्जी करता रहूँ, मैं मदीने चला जाऊँगा तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगर इस तरह का नज़रिया कोई बंदा रखता है, पूरा साल लोगों के हकूक़ मारता रहा, हकूक़ुल्लाह में, हकूक़ुल इबाद में ज़ियादतियाँ करता रहे और फिर हज बैतुल्लाह करने चला जाए और हर साल का ये मामूल हो, तो फिर ये वही होगा कि खाली आने जाने तक की तो महदूद रहेगा। वगरना अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह के शहर में 1 मरतबा चला जाए
तो वो अपने आप को इस तरह तब्दील करके आ जाए कि ज़िंदगी के बकिया 30 साल हैं, 20 साल हैं, 5 साल हैं, वो इस तरह रहे जिस तरह के कुरान और हदीस का हुक्म है। और कोई बंदे जिन्होंने मामूल बना लिया है, रिवायत बना लिया कि जी हम जाएंगे वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा वही मामलात, तो ऐसे हज आप देखें ना कि अबू जहल वहीं रहता था, उतबा शैबा सरकार के पास रहते थे। आप क्या कहें कि जी जिन्होंने हुजूर के पास, हुजूर के शहर में रहते थे, वो भी बड़े अहले ईमान हो गए, हुजूर के साथ रहते हुए बदबख्त कहलाए जाते हैं, उन पर लानते बरस रही हैं। वजह है कि उनका फितरत, उनका मिजाज, उनका किरदार नहीं था। तो बात यह कि हज और तमाम तर इबादत आपको किरदार सिखाती हैं, आपको ये समझाने और सिखाने के लिए आती हैं। तो इसलिए जब आप हज बैतुल्लाह की सादत के लिए जाते हैं तो अपने आप को इसी तरह पाक साफ करके आएँ, वगरना यही होगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी तो हदीस है कि अगर कोई रियाकारी करता है, लोगों को दिखलाता है और वहाँ जाकर भी तब्दील नहीं होता, तो फरमाया अल्लाह को उसकी किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं है। तो ये हाजत अल्लाह को किसी भी चीज़ की नहीं है। अच्छा, बड़ा ये पेचीदा अमल है। ज़ाहिर है इंसान की पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस हज को कबूल फरमाए। तो मुझे आप बताएंगे कि अहकामात क्या हैं कि जब आप हज पे रवाना हो, जब आप एहराम पहन लें, तो उसके बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? इसमें सबसे पहले तो ये हज के जो फ़राइज़ और अरकान और शराइत है ना, मैं इनको मुख्तसरन बताना चाहता हूँ। इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है कि हज के वाजिब होने की शर्तें, यानी कि आपके पास ताकत नहीं है, या अगर हज आप पर कब शर्त होगी, कब फ़र्ज़ होगी, तो इसके जो शराइत बयान की गई है ना, किताब का नाम है फतावा हिंदिया, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 251, दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा 591, और इसी तरह फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, इसकी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 251। यहाँ पर लिखा गया कि पहली बात तो यह है कि हज की शर्तें आपने देखी हैं कि इसके वाजिब होने की क्या क्या शर्तें हैं। उसमें यह होगा सबसे पहले मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना, और आने जाने का ज़ादरा ख़र्चा होना, और मकाम मखसूसा का होना। उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन शर्त बयान की गई है, वो दूसरी ये किस्म है कि अब आप पर वाजिब तो हो गई ये चीज़, आप वजूब अदा की भी शर्तें हैं, यानी कि मैं ये जो अदा करने की शर्तें ना, ये मुफ्ती जुबैर साहब ने मैं ज्वाइन किया, मैं उनसे पूछती हूँ। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दूसरा माशाल्लाह से आप सऊदीया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेकियां और तमाम इबादत को कबूल फरमाए। मुझे बताइएगा कितने रूह परवर मनाजिर आप वहाँ लाइव देख रहे हैं, जरा नाज़रीन के साथ अपने जज्बात शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मक्का मुकर्रमा से लाखों फर्जंदान तौहीद मिना की तरफ रवाना हो रहे हैं, और हर तरफ जो मनाजिर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं वो हालत एहराम के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर हुज्जाज कराम मनासिक हज का आगाज़ कर रहे हैं। हज की नीयत करने के बाद एहराम बांध कर ये सारे हुज्जाज कराम मिना की तरफ फजर की नमाज के बाद से रवाना हो चुके हैं। तकबीर की सदाएं हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और इमारत से अगर देखा जाए तो हर मंजिल से, हर तरफ से यही यूनिफॉर्म और यही शायर और यही तकबीर की सदाएं और यही नारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ों के साथ ये सारे के सारे अपना रुख मिना की तरफ कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती जाहिद असलम साहब मौजूद हैं, और अभी हम बात कर रहे थे फरीज़ा हज की अदायगी को लेकर जो शराइत हैं उन पर। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप भी रोशनी डालिएगा कि जब हम एहराम पहनकर वहां पहुंच जाते हैं तो हज को अदा करने की जो शराइत हैं वो क्या हैं? सबसे पहली बुनियादी शर्त तो यही है कि हज उस आदमी पर, उस मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज हुआ करता है जिसके पास मक्का मुकर्रमा आने और वापस जाने का ज़ादे राह यानी खर्चा, किराया, नानो नफ़का अपने लिए भी मौजूद हो, और जिन लोगों को वो अपने मकाम और अपने वतन और घर पर छोड़कर जा रहा है उनके लिए भी मुकम्मल नानो नफ़का उसके पास मौजूद हो। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह करना फ़र्ज़ ऐन है उन पर जिनको इसकी सलाहियत और इस्तात हो। जो इस बात की सलाहियत और इस्तात रखते हैं वो जाएं और अल्लाह के लिए ये फरीज़ा अदा करें। हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। और आज जब ये मिना जाएंगे तो मिना इन्होंने जाकर क्या काम करना है? मिना के अंदर पहुंचकर 5 नमाजें पढ़नी है। आज जुमा है, बेशतर हुज्जाज कराम या तो ज़ोहर पढ़ेंगे, ज़्यादातर हुज्जाज जुमे की नमाज मिना के अंदर अदा करेंगे अपने अपने खैमों में, अपने ग्रुप के मुअज्जिन और इमाम के साथ। फिर 5 नमाजें ज़ोहर, असर,
मगरिब, इशा और कल सुबह की फजर की नमाज पढ़कर ये सारे लाखों फर्जंदान तौहीद मिना से अरफात की तरफ जाएंगे। आपको मालूम है कि कल वकूफ अरफा है, अरफा का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की हदीस में फरमाया अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। तो कल जवाल के टाइम से पहले पहले ये सारे हुज्जाज कराम मैदान अरफात के अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जवाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी कल मगरिब के टाइम तक ये वकूफ अरफा, अरफा में स्टे का टाइम है। फिर जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तो कल ये अरफात के मैदान से मुजदलिफा जाएंगे, मुजदलिफा के अंदर रात गुजारेंगे, कंकरियां चुनेंगे, कंकरियां तलाश करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। परसों ईद का दिन है यहाँ पर, और परसों फिर ये मुजदलिफा से सुबह आकर मिना बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, और शैतान को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद पहले रमी यानी शैतान को कंकरी, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद सर मुंडाना, हलक करवाना, उसके बाद तवाफ ज़ियारत, तवाफ ज़ियारत करने के बाद फिर ये 11 और 12 की भी शैतान की रमी का काम करेंगे। इस तरह इन हुज्जाज कराम का हज मुकम्मल होगा। ठीक है वालिहाना इबादत है, आशिकाना इबादत, बिल्कुल वालिहाना इबादत है। मैं चाहूंगी मुफ्ती जाहिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। एक और बड़ा अहम सवाल है जिसमें रोशनी डालेगा, वक्त की भी किल्लत है। मुफ्ती साहब, अभी हमने देखा है कि सऊदिया में इस बार खवातीन को बगैर महरम के हज की इजाज़त दे दी गई है, तो शरई तौर पर ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हो या सऊदी हो या कोई भी हाकिम, कोई भी हुक्मरान हो, उसको किसने इतनी ताकत दी कि शरई मामलात में अपनी मनमानियाँ करे। याद रखिएगा, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का रुख करते हैं कि क्या खवातीन बगैर महरम के या बगैर शोहर के सफ़र कर सकती हैं या नहीं। तो इसके हवाले से बाकायदा एक बाब है, बाबुन फिल मरअती तहुज्जु बिगैर महरम, क्या औरतें अपने महरम या अपने शोहरों की अपना रफ़ाकत के बग़ैर हज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 1339 और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, किताब बाब का नाम है तकसीर सलाह, बाब नंबर 4 है और हदीस नंबर 1088। और यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक किताब रदा हदीस नंबर है 1669 और यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1170 भी है। अबू दाऊद की 1723 हदीस नंबर है और इब्ने माजा की 2899। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि औरत को एक दिन की भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने शौहर या अपने महरम के बगैर सफ़र करे। अब रिवायतें मुख्तलिफ हैं, 3 दिन की भी आती हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफ है। 1 दिन की जो रिवायत है इसमें सबका इत्तिफाक है। अब जब हदीस ने आकर ये बता दिया कि सफ़र नहीं कर सकते, अब कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी शहरों में तो जाती हैं, बाज़ारों में जाती हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं मना करते। तो जवाब ये होता है कि वो सफ़र शरई नहीं होता, वो आपका अपना तभी सफ़र है, आपकी अपनी मर्ज़ी का सफ़र होता है। ये चूँकि सफ़र शरई है और सफ़र शरई में ज़रूरी है कि आप शरीयत को सामने रखेंगे। और जिस तरह मैंने ये कहा कि वजूब अदा की जो सेहत की शर्तें हैं ना, उसमें ख़वातीन के लिए 2 शर्तें अहम बयान की गई हैं। एक शर्त यह है कि कोई भी खातून इद्दत में ना हो, अगर वो इद्दत में होगी तो वो अपने हज को अदा नहीं कर सकती, अदा करने के लिए नहीं जा सकती। और दूसरी शर्त यह बयान की गई कि जब तक उस खातून के साथ उसका महरम, उसका शोहर नहीं होगा तो हज तो उस पर लाजिम ही नहीं होगा। जब हज लाजिम नहीं है, शरीयत ने यह कहा कि जब उसको ले जाने के लिए कोई बंदा नहीं है तो उस वक्त तक के लिए। चलिए, मैं आखिर में चाहूंगी मुफ्ती जुबैर साहब, आप भी इस पर अपना नुक्ता नजर बयान कीजिए, फिर जाहिर है मुझे शुक्रिया की तरफ जाना होगा। देखिए, असल बात यह है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बाज़ आइम्मा के यहाँ, बाज़ स्कूल ऑफ थॉट में इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। बगैर महरम के औरत के जाने के हवाले से उसमें कुछ गुंजाइश है। मैं चूंकि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का मेंबर भी रहा हूँ, तो पाकिस्तान में ये भी अंडर डिबेट रहा है मामला और कौंसिल के अंदर भी ये मसला ज़ेर बहस आया था। पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर ने भी शरई तौर पर इस पर गौर किया है, जिसका हासिल और खुलासा ये निकला है कि फ़िक़्ह हनफी में तो उसी तरह है जैसे मौलाना फरमा रहे हैं, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़ी के अंदर, शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अगर काफ़ी सारी औरतें, 10-12 औरतों का ग्रुप हो और वो बाएतमाद और मजबूत सेका किस्म की औरतें और ख़वातीन हों और उनके कुछ अफराद के, कुछ ख़वातीन के मर्द भी, महरम भी साथ जा रहे हों, अब अगर उनमें कोई खातून मिल करके चली जाती है या उसकी कुछ उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाए तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर उसकी शरई तौर पर गुंजाइश भी है। उस गुंजाइश को लेकर के सऊदी हुकूमत ने इस तरह का फैसला किया है। तो असल बात यह है कि जब इस तरह
कोई मसला मुजतादफी या इख्तलाफी बन जाता है तो बहरहाल उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और गुंजाइश पैदा हो जाया करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हनफी का मसला वही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती जुबैर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। मुफ्ती जाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल माई की है। नाजरीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत अहम टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है कि इस पैसे को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम कि हमें डायरेक्शन क्या लेनी है, किस तरह काम करना है, काम होता कैसे है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी इकॉनमी जो है ना, उसकी पोजीशन बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, जिसके लिए इस मुल्क में तैयार की हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हमेशा से हमने ये देखा है कि हर साल बजट के बाद यही हमें सुनाई देता है कि बजट में उनके लिए कुछ नहीं है और बस फिगर्स का गेम है, हेर फेर है। हमारे जो नेबर्स हैं उनमें चीन और हिंदुस्तान दुनिया के लिए अपनी मसनूआत की बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन चुके हैं, लेकिन हमने अपने नेबर से कुछ नहीं सीखा। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो लोग एक्सपोर्ट्स में हमसे बहुत आगे हैं। हद तो ये है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक आने वाले सालों में अपने हदफ उन्होंने मुकर्रर कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक विजन दिखाई नहीं दे रहा। शायद कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है ऐसी कोई चीज़। तो अब 2 दिन पहले आने वाले बजट में दरामदात का टारगेट 57 अरब 28 करोड़ डॉलर रखा गया, जबकि बरामदात का हदफ सिर्फ 32 अरब डॉलर्स है। वो भी पूरा होता है या नहीं होता इसका कुछ पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इंपोर्ट्स दुगनी और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम ना होने के बराबर। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुदस्सिर साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। और जनाब इनकी यही स्पेशलिटी है कि लोगों को ट्रेन करते हैं, ये सप्लाई चेन होती क्या है ये समझाते हैं। तो वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो डॉक्टर मुदस्सिर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता है कि ऐसी भी कोई ट्रेनिंग होती है, जो कि सप्लाई चेन की ट्रेनिंग लेना जरूरी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, सप्लाई चेन आसान फर्स्ट में जो अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे बेसिकली सप्लायर्स की रॉ मटेरियल से स्टार्ट करें, अब मैन्युफैक्चर करें, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दें, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा। तो इसको पूरा जो मटेरियल फ्लो जो हो रहा है, जो कि सामान को आगे पीछे कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने बरामदात की बात करी, ठीक है ना, तो उसको मैनेजमेंट को सप्लाई चेन कहते हैं। तो हमारा मेन काम होता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसको हमने एफिशिएंट कैसे बनाना है, ठीक है, इसको कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये आपका कप रखा हुआ है, अगर आप जाएंगी दुकान पे लेने, अगर वो आपको टाइम पे नहीं मिले तो यू विल बी अपसेट अबाउट इट, राइट। तो हमारा काम है कि उसको टाइम पे कैसे मिलेगा, गुड क्वालिटी में कैसे मिलेगा और गुड प्राइस पे कैसे मिलेगा, ये हम लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, ये मैनेज करते हैं। मुझे बताइएगा पाकिस्तान में फिलहाल रुझान क्या है नौजवानों का जो कि इस ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं? अभी हुआ ये है कि लास्ट सप्लाई चेन वॉज नॉट इस्टेब्लिश नहीं था 15-20 साल पहले। ये बेसिकली नई बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसा किसी को आप बताना कि सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सबको पता होता है, लेकिन अब ये मेच्योर फंक्शन हो चुका है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस में इसके टाइटल्स वगैरह मौजूद हैं, जैसे मैं सप्लाई चेन डायरेक्टर था, ठीक है। तो रुझान बढ़ रहा है, इसमें काफ़ी नौकरी भी आ रही है, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है दुनिया भर में, तो अब नाउ उसके जो है फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जॉब्स निकल रही हैं, टाइटल भी मिलेंगे आपको, बिकॉज उसकी वजह से अगर आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वो भी मास्टर्स वगैरह करा रही हैं। हमारा जो है एसएमडू, जो हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन, द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारी मेन जो फ़र्क है दुनिया भर से ये है कि हमने तकरीबन 123 एक्सपर्ट इकट्ठे किए हैं जो काम करते हैं, और तकरीबन 23 कंट्रीज से। उनसे हमने ऑनलाइन एकेडमी बनवाई है, उनको हम बेस्ट प्रैक्टिस सिखाते हैं, उनसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव से कर रहे हैं। तो बाबा पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने हमसे सब्सक्राइब किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी की है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि उस कॉन्फ्रेंस कैसी रही है, और दूसरा इसके बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को पता चलने चाहिए ताकि लोग इस तरफ आएँ। इट्स वेरी स्ट्रेंज, अगर आप दुबई में, हमारी कंपनी है, हमने वहाँ पे आए तो हर दूसरे महीने कोई सप्लाई चेन की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। और कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, किसी में जाते तो बहुत अच्छी और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे आप अपने सीनियर से मिलते हैं, जूनियर से मिलते हैं, अपने पेयर से मिलते हैं, और आपको पता लगता है मार्केट में मतलब चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान में हमें पता लगा होती नहीं थी। हमने लास्ट ईयर हम लोग आए थे, तो हमने एक छोटा सा इवेंट किया था छोटी सी जगह पे, उसमें 50-60 लोग आ गए, तो हम बड़े इंकरेज हुए, मेरी और मेरी टाइम। तो मेरा जो को फाउंडर है वो जर्मन है, हमारा इन्वेस्टर्स जो है वो जर्मन है, ठीक है।
तो मैंने उनको बोला कि पाकिस्तान चलते हैं, हमारी पूरी टीम जो है, जो हमारी डेवलपर्स हैं, हमारे मार्केटिंग के बंदे हैं, वो कराची के ही हैं सारे माशाल्लाह, और हमारी टीम बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। तो मैं ऑफिस भी खोलना है हम लोग यहाँ पे, एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब अच्छा सेटअप है। हमारे 175 लोगों ने सब्सक्राइब किया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोक्योरमेंट पे बात करी, मैंने अपना एक लेक्चर दिया था, बहुत अच्छी नेटवर्किंग। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप माशाल्लाह सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं, जाहिर है आपके बीइंग अ पाकिस्तानी कुछ व्यूज़ होते होंगे जो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के हालात हैं उसको देखते हुए। अब मैंने अभी खबर शेयर की कि इंपोर्ट्स कितनी ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स कितनी कम है। मैंने एग्जाम्पल दी चीन की, बांग्लादेश की, वियतनाम के मकसद एग्जाम्पल देते हैं। क्या वजह है कि हम इतने पीछे हैं? आपकी इस पर क्या सोच? देखें ये अलमिया है, ठीक है। अगर आप इंडिया चाइना को देखें, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, हालांकि पॉपुलर एग्जांपल नहीं होगी लेकिन मुझे देनी पड़ेगी। जब मोदी साहब आए थे, उनको पता है कि उनके क्या व्यूज़ हैं, तो लेकिन उनका बड़ा क्लियर मैंडेट था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग की जो उनकी जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पे थी, अब वो तीसरी दफा भी जीत गया है। हालांकि सारी मेडिसिन की जड़ी बूटियां इंडिया से आती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने अपना जो GDP है वो 30% तक मैन्युफैक्चरिंग पे लेके आना है। वो मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि चाइना से कम्पीट करना है आपने। तो चाइना इंडिया में क्या कॉमन है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है ना, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। पूरे कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पंजाब का तो बड़ा अच्छा बन गया, आप मुझे ट्रैवल करके दिखा दें चीज़ों को, बलूचिस्तान को चीज़ बेच के दिखा दें, जब तक आप मुश्किलों से गुजरेंगे नहीं पहुँचने वाला, पैसे लोगों को नहीं देंगे। दूसरी बात, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया। सेकेंड चीज़, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज अ सब्सिडरी इमारत दी, ठीक है। तीसरी बात, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्री जोन्स बनाए उन्होंने। अगर आप दुबई चले जाएं, UAE चले जाएं, इवन मोरक्को में अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, चाइना में, इंडिया में, तो उन्होंने 30 साल के फ्री जोन दे दिए। फ्री जोन का मतलब क्या है, अगर कोई बाहर की कंपनी आके वो पैसे लगा रही है तो उनको बोलेंगे जी आप टैक्स फ्री है, एनीथिंग टैक्स फ्री अनलेस यू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मुझे नहीं पता कि अभी कराची में या पाकिस्तान में कोई फ्री जोन है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम दुनिया की सातवां बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन में, कहीं नहीं। आखिरी बात मैं क्या बोलूंगा कि उन्होंने खास तौर पे एजुकेशन पे पैसे लगाए। अगर आप दुनिया भर में होता क्या है कि हमारे यहाँ लैपटॉप तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लैपटॉप बांटने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली अगर आपका सही विजन है, जैसे सऊदी अरब का 2030 विजन है, उन्होंने $30 बिलियन का बजट बनाया। अब वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, किसी ने अगर सप्लाई चेन पढ़नी है और अपने बिजनेस वालों को पढ़ानी है, हम फंड करेंगे। तो बेसिकली दिस इज वेयर हम यहाँ पे आते हैं। अगर फर्स्ट को गवर्नमेंट सीरियस है, वी वांट टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट, वी वांट टू टीच सप्लाई चेन, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी। अच्छा, आप इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया खरीदने से हेजिटेट क्यों कर रही है? इट डिपेंड्स, राइट। लेकिन टेक्सटाइल में हम लोग फिर भी सही हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में जीन्स जो है हमारा लो स्टेबल फाइबर होता है, हमारी लेवाइस हमारे कस्टमर्स है, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे पता है, दोस्त सारे वहीं काम करते हैं। तो टेक्सटाइल में वी आर स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव, वी आर बेटर इन एक्सपोर्ट, और अभी लास्ट 3 साल में और अच्छा हुआ है, ठीक है। बट एनीथिंग एल्स वी आर नॉट, लाइक, और मे बी एग्रीकल्चर, जैसे पाकिस्तानी मैंगोस अगेन, बट दैट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सो देयर आर फ्यू कमोडिटीज कि हम लोग उसमें अच्छे हैं, बस फ्यू ही है ना, वेरी फ्यू ना। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर आप इस स्टूडियो को ले लें और घर की आप हाउस, हर चीज चाइनीज है, राइट। गाड़ियां भी हम लोग आ रहे थे, सब चीज चाइनीज है, सेल चाइनीज है, रिमोट चाइनीज है, बिकॉज वेरी सिंपल, राइट। वो अच्छी चीज प्रोवाइड करते हैं एट द लो कॉस्ट, राइट, एंड ऑन टाइम। अगर हम ये पूरा माइंडसेट का मसला है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जितने भी ये माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने हर साल चीन का दौरा करना होता है, अच्छे भारी भरकम डेलीगेशन के साथ, लेकिन वहाँ का जो भी टेक्निकल प्लान है या फिर जो भी उनकी पॉलिसी है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। कभी उनसे हमने ये मदद नहीं ली, पैसे मांग लेंगे। अभी मैंने देखी थी एक कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उनके साथ 45 लोगों का वो गया था वफ्त। अच्छा, मुझे पता, अच्छा जुमला आपने बताया। और उसमें उनका शहर का जो भी शहर था उसका डेप्टी मेयर आया था खाली, क्योंकि मेयर के पास भी इतना टाइम नहीं था, और यहाँ से 45 लोग गए थे। ये जो माइंडसेट है ना, ये डिफरेंस है। आपको वफ्द जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ के वो एक्सपर्ट आने की जरूरत है कि जो आपने बना। अब जैसे जो जापान में हुआ था, सो बेसिकली जापान सेंड देयर इंजीनियर्स फॉर USA टू लर्न के हाउ दे मैन्युफैक्चर कार मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टोयोटा इस दुनिया के सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने USA से सीखा, फोर्ड से सीखा, नाउ दे आर बेटर। सो रादर देन 45 लोगों का वफ्द जाए और जो डिप्टी मेयर से मिले, आपको 4 इंजीनियर भेजने चाहिए जो ये सीख के आए कि भाई वो लो कॉस्ट कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। एक आजकल चाइनीज ब्रांड है जो कि यूरोप में उसने तबाही मचाई है, उसका नाम है शीन या शैन, ठीक है। वो उन्होंने अलीबाबा क्या जितने भी ई-कॉमर्स के वेबसाइट हैं उनको भी तबाही मचाई है। क्यों? क्योंकि वो फास्ट फैशन में इस वक्त इनोवेशन है। अगर फर्स्ट को कोई भी नया फास्ट फैशन आया,
वो 4 दिन के अंदर नया मॉडल लॉन्च करते हैं, वो चला फिर 2-4 दिन कर देंगे। मुझे ये टीम इतनी एफिशिएंट होगी तो ना, मुझे ही समझ नहीं आता, अगर फर्स्ट करें एक सेक्टर है टेक्सटाइल का, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एक अच्छा मॉडल चल रहा है, आप उसको कॉपी क्यों नहीं कर सकते? चलो आप खुद नहीं कर सकते, अच्छे से कॉपी कर लें, अच्छे से कॉपी कर वो करके अगर आप करेंगे वो इनोवेशन। मसला ये डॉक्टर मुदस्सिर कि इनकी प्रेफरेंसेस में चीज़ शामिल नहीं है ना। अब मैं आपसे लास्टली क्वेश्चन ये पूछूंगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास कैपिटल भी है, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि हम बिजनेस स्टार्ट करें तो कौन सा करें, कैसे करें, और पता नहीं उनके यहाँ तो रहते हुए हर कोई डाउट में होता, पता नहीं ना चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में वो कौन सी चीजें जो हमें मद्देनजर रखनी है अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? इस पे मैं एक सेपरेट प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बिजनेस स्टार्ट करने की मसला क्या है, बिजनेस में बेसिकली आपको 3 चीजें करनी होती हैं। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, एक होती है प्रोडक्ट लेड और प्रॉब्लम लेड इनोवेशन। अगर आपको अपनी इनोवेशन नहीं है, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से बात कर रही हूं, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नीश क्या है, आप कुछ किस चीज में अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, अगर आपने वो कर लिया, देन वो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। लोग बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है, खाली ब्लॉगिंग मैं फ्री में लिखता था, फ्री में मैंने 4.5 साल ये काम किया फ्री में, राइट, 1 रुपया नहीं बनाया। क्यों? उस 4.5 साल में मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है कि लोगों को सप्लाई चेन पढ़ना है, उनको बहुत महंगे में मिलता है, और मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैंने उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा और डिटेल प्रोवाइड करूंगा, दैट वी विल बी सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8,500 मेंबर्स हैं, राइट। हम लोगों ने कोई 16-17 हज़ार ऑर्डर्स किए, और हमारे पास तकरीबन 20 डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हमारे पास मर्स जैसे ब्रांड है, एबर्ट हमारे पास है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज फॉलोइंग, अगर आप बिजनेस ख्वाहिश करें, मुझे बिजनेस करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपको ये नहीं पता आपका कस्टमर क्या है और आपकी उसकी कस्टमर की नीड को कैसे करना है, यू शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। आखिरी मशवरा, कल मैं कुछ अपनी टीम के साथ, यंग लड़कों के साथ बैठा हुआ था, एक वेबसाइट है उसका नाम है वाई कॉम्बिनेटर, वो इनक्यूबेटर हब है यूएस का। MIT में जाना आसान है, वहाँ पे अपनी स्टार्टअप मुश्किल है। जैसे यहाँ पे भी 2-3 स्टार्टअप्स हैं अच्छी, वहाँ पे उन्होंने ताजिर एक वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ से फंडिंग ली है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी चीट शीट बता रहा हूँ बेसिकली मैं। उस वेबसाइट पे जाएं, उस पर तकरीबन 5-6 हज़ार आइडियाज़ हैं जो सक्सेसफुल हैं, यानी कि फंडेड हैं। उसमें से आपने कुछ आइडिया उठाएं जो आके आपने लोकलाइज करें, पाकिस्तानी मार्केट को फिट करें, स्टार्ट करें, कॉपी करें लेकिन जहानत से करें। जहानत से करें, ये बड़ी अच्छी बात, आपने डिस्क्लेमर बड़ा अच्छा दिया, कॉपी करें लेकिन जहानत से करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर। सप्लाई चेन होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप भी कुछ तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो लाजमी लें, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ कि नकल करनी है लेकिन अकल के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल बल्कि कल नहीं, अब मंडे को भी नहीं मिलेंगे, बल्कि मंडे को मिलेंगे, ईद आ रही है भाई, तो एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।